बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। परमाणु की संरचना कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है। हम लोगों ने टॉमसन का मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का अभी हमने देखा, उन्होंने कितना अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करा और कैसे उन्होंने एक अल्फा कण की सोने की जो परत थी उस पर उन्होंने अटैक करा। मीन्स काफी एक ऊर्जा के साथ उसको उस पर डाला और जैसा उन्होंने सोचा था वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले। और उससे उन्होंने थोड़ा ये एक जो मॉडल निकाला, हमें ये पता चला कि काफी कुछ एक एरिया खाली रहता है। और हमने को ये भी पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर एक न्यूक्लियस में होता है। लेकिन अब इसमें क्या कमी थी, इसके बारे में हम समझते हैं आज के सेशन में। रदरफोर्ड की उसका जो उन्होंने एक अपना मॉडल दिया उसमें क्या त्रुटियां थी और उनको कैसे दूर करा गया वो भी आज के सेशन में समझेंगे। टाइम है बुक खोलने का, खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां वो जो हमारे जो आगे और साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जब हम ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर जब घूमते हैं तो यहाँ वर्तुकाल मार्ग में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। तो वो मीन्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। और कोई भी जो आवेशित कण है जब वो गोल कक्षा में घूमेगा तो वो त्वरित होगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। और त्वरण के कारण क्या होगा, आवेशित कणों से ऊर्जा का एक विकिरण होगा, उनके अंदर से ऊर्जा एक निकलेगी और इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विकृत करते हुए नाभिक से टकराएगा। अब एक और चीज समझते हैं, फिर मैं इसको और समझाती हूँ। और जब ये नाभिक से टकराएगा तब क्या होगा, जो परमाणु है वो अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि अब ये मान लिया गया था कि न्यूक्लियस में पूरा एक कहे परमाणु को संभालने की शक्ति है। तो अगर वो सेंटर में अगर वो एक अपनी ऊर्जा खोल के उससे टकराएगा तो परमाणु एक क्या होगा, उसमें वो परमाणु में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, वो अस्थिर होगा। लेकिन हमने क्या देखा, परमाणु स्थिर होते हैं। तो इसको आप ऐसे माने कि कोई एक हमारा एक ये समझ लीजिए कि हमारा कोई एक सर्कल है, उसके चारों तरफ कोई कण घूम रहा है। अब वो जब कण घूम रहा है तो वो उसमें जो एक एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है और इस प्रकार उसके अंदर जो एक ऊर्जा एक डेवलप हो रही है, अगर कहीं हीट डेवलप हो रही है वो उसको निकालेगा। तो जब वो अपने अंदर से वो ऊर्जा निकालता जाएगा तो उसके अंदर ऊर्जा की कमी होगी। जब ऊर्जा की कमी होगी वो नीचे जाके टकराएगा। तो जब वो टकराएगा तो जो एक सेंटर है वो उसको डैमेज करेगा और वो अस्थिर रहेगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे। लेकिन हमने देखा कि ये तो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये एक चीज हो गई, लेकिन जो हमारा जो परमाणु है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है और ना कोई हमें ऊर्जा का क्षय या कुछ एक चीज देखने को मिल रही है। तो ये जो था, तो इससे एक जो उन्होंने रदरफोर्ड ने जो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक घूम रहे हैं तो वो एक कमी लग रही थी। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो किस प्रकार घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं कि उनका में से ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है। इसको दूर करने के लिए क्या आया, बोर का परमाणविक मॉडल। इन्होंने क्या कहा, उसको दूर करने के लिए जितनी ये आपत्तियां आ रही थी रदरफोर्ड के मॉडल की, उन्होंने क्या कहा, नील्स बोर ने परमाणु के संरचना के बारे में ये जो आपके 2 पॉइंट्स में मैं पढ़ने जा रही हूँ, इनके वो ये एक उन्होंने कॉन्सेप्ट्स सामने लेकर आए। वो जो 2 कॉन्सेप्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको पहले मार्क कर लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन केवल एक निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। स्पेसिफिक जगह वो घूम रहे हैं और इस विविक्त कक्षा में जब वो चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। क्लियर हो गया। तो वो पर्टिकुलर एक अगर कहें जिनको कक्षा, इनको हम इंग्लिश में ऑर्बिट्स कहते हैं,
वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये नहीं है कि वो अपना चारों तरफ कहीं वो मतलब कभी यहाँ घूम लिए, कभी ऊपर घूम लिए, कभी इधर घूम लिए, ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर एक कक्षा मीन्स कहें जैसे आपको यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए कि एक उनका अपना घूमने का एक स्ट्रक्चर है, उसमें ये घूमते हैं। और ये जो कक्षा या कोश या ऑर्बिट्स जो हम कहते हैं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जो आपका चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। ये तो डिफरेंट ऊर्जा स्तर, आपके कई स्तर होते हैं जिसमें घूमते हैं, और इन ऊर्जा स्तर को इन्होंने नाम दिया है कक्षा। या अगर हम वो उसमें कक्ष के उसमें कहें तो कक्ष ए, कक्ष के, कक्ष एल, कक्ष एम, कक्ष एन। और क्योंकि हमने ऊर्जा स्तर भी कहा है तो हम इनको N1, N2, N3, N4 के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम कहें तो ऑर्बिट से KLMN करके आते हैं, तो कक्षाएं या कोश जो भी आप कहें KLMN, और इनकी जो संख्याओं में अगर हम बोले तो 1, 2, 3, 4 होती है। अभी इनका भी अभी हम जब आगे चलेंगे तो आपको, अब हम आगे के सेशंस में देखेंगे कि जब हमें कोई एक एटॉमिक नंबर मालूम होता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है। और अभी हम देखिए आगे एक न्यूट्रॉन की भी बात करने जा रहे हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं। प्लस हमारा ये जो KLMN के जो ऑर्बिट्स की हम बात कर रहे हैं, या हमने जो नंबर में 1, 2, 3, 4 का है, तो इसमें किस प्रकार इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं वो हम आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो यहाँ पे अभी तो ये का हमारा जो एक रदरफोर्ड के जो मॉडल में जो एक छोटी सी कमी आ रही थी, उसको हमारे जो यहाँ पे बोर के मॉडल ने उसको पूरा कर दिया। तो एक और चीज आज के सेशन में आपके सामने बताना चाहती हूँ, वो है न्यूट्रॉन। तो आप जान, ये तो क्योंकि हम इतना अब सारी रिसर्च हो चुकी है, सब आउट है, तो हम जानते हैं कि हम 3 पार्टिकल्स का नाम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता चल गया, प्रोटॉन्स का पता चल गया। न्यूट्रॉन क्या था, ये जे चैडविक ने एक अपरमाणु कण की खोज करी थी 1932 में, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर, मीन्स इस पर कोई आवेश नहीं था। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश देखा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश देखा, हम जो न्यूट्रॉन था इस पर कोई आवेश नहीं था। और अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता उसी के बराबर इसका द्रव्यमान था, इसलिए इसका नाम हम पड़ा न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है। और न्यूट्रॉन को हम N से दर्शाते हैं। तो जैसा हमने देखा था इलेक्ट्रॉन के लिए E- देखा था, प्रोटॉन के लिए P+ देखा था, तो न्यूट्रॉन के लिए हम सिर्फ N से उसको दर्शाते हैं। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो अगर जब हम किसी परमाणु के द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो जितना प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, उनका जो प्लस करके जो आता है वो उस परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो ये अगर आप सोचें तो हमने इससे पहला जो चैप्टर करा था उसमें हमने द्रव्यमान सबकी बात करी थी। तो अब आपको पता चल गया द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिला के जो आता है वो उस परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है। तो यहाँ आज का सेशन अब हम रोकेंगे। नेक्स्ट उसमें मैं आपसे बात करेंगे कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो इसमें जो हम KLMN जो हमने आज ये देखा कि विभिन्न ये कोश के बारे में पढ़ा है, अब इसमें ये जो कक्ष की बात करी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे व्यवस्थित होते हैं उसका भी एक फॉर्मूला है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो बच्चों, सेशन एंड करने से पहले थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों के बारे में देखते हैं कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए आवश्यक कण, जिनको हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, त्वरित होगा तथा आवेशित कणों में स्थायी कक्षों में
घूमते हुए ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। इस कारण परमाणु अस्थिर होता जबकि परमाणु स्थायी होते। तो ये मैंने आपको इसलिए देखिए ये अलग लाइन में दिया कि इसमें कि ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या एक कमी थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे बड़ा यह था कि ये हम पूरा रीजन लिखेंगे कि किस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का विकिरण करके वो परमाणु को अस्थाई बना सकते हैं। लेकिन परमाणु स्थायी हैं तो वो क्यों है वो एक रदरफोर्ड का मॉडल उसको समझा नहीं पा रहा था। तो इसलिए हमारा बोर मॉडल ने उसकी वो कमी को पूरा करा। और न्यूट्रॉन का देखें तो ये एक आप नोट कर लीजिए कि ये जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश इस पर अनावेशित है, द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित है। तो ये आप अपने पास ये नोट न्यूट्रॉन के बारे में नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमियां थी उसको किस प्रकार पूरा करा वो समझा और न्यूट्रॉन के बारे में भी समझा। तो अब हमें पता चल गया कि जब हम कोई परमाणु की बात करते हैं तो वो हमें अब पता चल गया उसके अंदर और छोटे कण हैं और वो जो कण हैं वो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमें यह भी पता चल गया कि कोई भी परमाणु है उसके सेंटर में एक नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमने समझ लिया है। तो जैसा और मैं आपको पहले भी बताया था कि नेक्स्ट सेशन में कि इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं केएलएमएन शेल्स में वो किस प्रकार एक व्यवस्थित होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।